मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं हेनरिक सेंकेविच द्वारा लिखित नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता को लेकर उपस्थित हूँ। नन्हा संगीतकार के मार्मिकता को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बच्चे ने भी मुझसे यह कहा कि मैडम मैं इस प्रश्न के उत्तर को समझा दूँ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष सारी बातों को लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिख सकें। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ पर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। नन्हा संगीतकार कहानी मूलतः पोलिश भाषा में लिखी गई है। इसके कहानीकार हेनरिक सेंकेविच पोलैंड के निवासी हैं। इस कहानी में कहानीकार ने यह बतलाया है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, अतः उस प्रतिभा को विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। अन्यथा क्या होती है, उसकी प्रतिभा जो होती है वह असमय ही कुम्हला जाती है। तो इस बात को उन्होंने जेन या जेनको के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज मैं जिस प्रश्न की चर्चा कर रही हूँ उस प्रश्न को मैं पहले पढ़कर आपको सुना देती हूँ, फिर मैं उसके उत्तर को भी बताऊंगी। प्रश्न है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता को स्पष्ट करें, या नन्हा संगीतकार कहानी के मार्मिक प्रसंगों या घटनाओं को अपने शब्दों में लिखें। तो अब क्या है उत्तर देखिए। नन्हा संगीतकार कहानीकार हेनरिक सेंकेविच की एक प्रसिद्ध कहानी है। वे बेहद संवेदनशील तथा मानवतावादी कथाकार थे और यही उनकी संवेदनशीलता नन्हा संगीतकार कहानी में उभरती है। यानी कोई भी कहानीकार जब कोई कहानी लिखता है तो उसके व्यक्तित्व की छाप उस कहानी में हमें दिखाई देती है। तो हेनरिक सेंकेविच जो है मानवतावादी और बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं, और उनका यही व्यक्तित्व जो है इस कहानी में उभर कर आया है। यह कहानी एक गरीब माँ के एक छोटे से बेटे की दुखद गाथा है, जिसका जीवन असीम कष्टों से भरा हुआ है, और विवश माँ के सामने बेटे के जीवन का अंत हो जाता है कि इस कहानी को पढ़कर आंखों में आंसू स्वतः भर आते हैं और हृदय कांप उठता है। देखिए कितनी मार्मिक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक बच्चे की मृत्यु उसकी माँ के सामने होती है। माँ के आंखों के सामने ही एक बेटी की मृत्यु हो जाती है। इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। अगर ऐसी कोई घटना कहीं देखने को मिलती है तो आंखों में स्वतः आंसू भर आते हैं, हृदय कांप उठता है। ठीक यही बात इस कहानी को पढ़कर भी पाठक के हृदय में ऐसी ही प्रतिक्रिया हमें दिखाई देती है। कहानी के आरंभ से ही मार्मिकता दृष्टिगत होती है। जब नन्हा संगीतकार का जन्म होता है तो वह इतना कमजोर था कि सभी यह सोचते हैं कि वह जल्द ही अंतिम सांस लेगा। यही कारण है कि जल्द ही पड़ोसन लुहार पादरी को बुलाकर उसका नामकरण जेन नाम से कर देती है, ताकि मृत्यु पश्चात उसकी आत्मा इधर उधर न भटके। ईश्वर की कृपा से उसे 10 वर्ष का जीवन प्राप्त होता है। तो कहानी की जो मार्मिकता है वो हमें आरंभ से ही दिखाई देती है। जब हम यह देखते हैं कि जेन का जन्म होता है, तभी लोग जो है इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेगा। और तभी जो उसकी जो घर के जो पड़ोसन है लुहार, वह क्या करती, पादरी को बुला कर लाती ताकि उसका नामकरण कर दिया जाए। क्योंकि वहाँ के लोगों की जो मान्यता थी, यानी पोलैंड के लोगों की जो मान्यता है वह यह है कि यदि किसी की मृत्यु नामकरण के पूर्व हो जाए तो उसकी आत्मा को भटकना पड़ता है। तो उसकी आत्मा मृत्यु पश्चात ना भटके, इसलिए लुहार क्या करती है, एक पादरी को बुला कर लाती है ताकि उस बच्चे का नामकरण कर दिया जाए। तो मृत्यु होने पर उस बच्चे की आत्मा इधर उधर नहीं भटकेगी। उसकी माँ इतनी गरीब है कि अपने बेटे को भरपेट भोजन भी नहीं दे पाती है। अधिकतर वह भूख से बिलखता है। यह घटना हृदय विदारक है। तो यह घटना भी अत्यंत कष्टदायी है कि एक माँ अपने बच्चे को भरपेट भोजन नहीं दे पा रही है। यह माँ के लिए बहुत ही एक कठिन कहिए या बहुत ही मुश्किल की स्थिति होती है कि वह अपने बच्चे को भरपेट भोजन नहीं खिला पा रही है। तो यह स्थिति जेन की माँ के साथ होता है। जेन की माँ अपने बच्चे को भरपेट भोजन भी नहीं खिला पाती क्योंकि वह अत्यंत गरीब है।
उसके सिर पर पुआल की टोपी रहती, जिसके सुराख यानी छेद से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। नियति की यह कैसी विडंबना है कि जिस उम्र में बच्चे खेलते खाते हैं, बेफिक्र होकर जीवन जीते हैं, उस उम्र में जेन या जेनको ने अपने बूते जीना और अपनी देखभाल करना शुरू कर दिया था। वह 8 वर्ष की उम्र में भेड़ें चराने जाता, खाने को कुछ नहीं रहने पर मशरूम खोजकर अपना पेट भरता। यानी एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र खेलने की होती है, पढ़ने की होती है, उस उम्र में जेन या जेनको को अपने भोजन के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। उस उम्र में जेनको को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। उस उम्र में वह काम करता है और यह बात भी हमारे मर्म को छूती है। यह घटना इतनी मार्मिक है कि खेत में सूखी घास साफ न कर पाने पर उसे पीटना पड़ता था। अभाव, गरीबी और भरपेट भोजन न मिलने के कारण वह दिनों दिन कमजोर और दुर्बल होता चला गया। उसकी आंखें चौकन्नी होने के साथ ही हर वक्त आंसुओं से भरी होती, छाती और गाल धंसते जा रहे थे। तो यहाँ पर भी कहानीकार ने उसके जीवन के मार्मिक प्रसंग को प्रस्तुत किया है कि वह बालक भूख के कारण, अभाव के कारण दिन प्रतिदिन क्या है, कमजोर होता जा रहा है। ऐसे दयनीय व दुखद स्थिति में ही उसकी एक चाहत वायलिन की थी। एक गरीब बच्चे में अचानक वायलिन की चाहत यूं ही पैदा नहीं हो गई थी, बल्कि उसे प्रकृति के कण-कण में संगीत सुनाई देता था। पक्षियों का कलरव, हवाओं का चलना, यह सब अपने ताल और लय में जेनको यानी नन्हा संगीतकार को डुबो देते थे। वह रात भर शराब खाने की दीवार से सटकर भीतर के संगीत को सुना करता था। घर चले जाने पर भी वायलिन का स्वर उसका पीछा नहीं छोड़ता। यही कारण है कि उसकी एक ही चाहत बन गई कि किसी प्रकार उसे एक वायलिन मिल जाए। तो बचपन से ही जेनको को संगीत का शौक रहा है। उसे प्रकृति के कण-कण में संगीत सुनाई देता है और उसकी एक इच्छा क्या बन गई, वायलिन पाने की। वह शराब खाने के जो दीवार है उससे सटकर अंदर बजते हुए वायलिन के स्वर को सुनता और यह स्वर उसका पीछा भी करते। वह घर चला जाता लेकिन उसे वायलिन का स्वर सुनाई देता रहता। और इस प्रकार एक गरीब बच्चे में वायलिन की चाहत जन्म ले ली। वह वायलिन पाना चाहता है, पर दुख इस बात का है कि वायलिन की चाहत ने उस नन्हे संगीतकार की जान ले ली। तो यह बात तो और भी मार्मिक है कि जिस वायलिन की चाहत उसके मन में थी, उसी वायलिन की चाहत ने उस बच्चे की जान ले ली। वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। तो वायलिन जो है मृत्यु का कारण किस प्रकार बना, उसे भी अब देखते हैं। देखिए, होता यह है कि ऊपर बैरन के बंगले में टंगा वायलिन को देखकर वह उसे छूकर महसूस करना चाहता है। जिनको को लगता है कि बंगला खाली है, वहां कोई नहीं है, यह सोचकर वह बंगले में प्रवेश करता है और ज्यों ही वह वायलिन को छूने की कोशिश करता है, वैसे ही चौकीदार उसे चोर समझकर पकड़ लेता है। तो घटना क्या है देख लीजिए। उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। उस दुर्बल कमजोर बालक को देखकर यह निर्णय दिया गया कि चौकीदार इसे ले जाकर थोड़ी सी पिटाई कर दे ताकि वह दोबारा चोरी न करने का सबक प्राप्त कर ले। पर मोटी बुद्धि वाला चौकीदार जेनको को फर्श पर लिटाकर इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई करता है कि जेनको माँ माँ पुकारता हुआ मरनासन हो जाता। तो यह घटना जो है अत्यंत मार्मिक है कि एक छोटा सा बच्चा सिर्फ वायलिन छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और उसे चोर समझकर पिटाई की और फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। और मजिस्ट्रेट ने भी उसे क्या दंड दिया कि चौकीदार उसे ले जाकर थोड़ी सी पिटाई कर दे, ताकि उस बच्चे में यह समझ आ जाए कि कभी किसी के वस्तु को छूना नहीं चाहिए। लेकिन चौकीदार कैसा था, मोटी बुद्धि वाला। वह थोड़ी पिटाई नहीं, वह इतनी पिटाई करता है जिनको कि जिनको माँ माँ करके चिल्लाता है और अंत में जो है एकदम मरनासन हो जाता है। यह घटना इतनी मार्मिक है कि पाठक का दिल दहल जाता है। एक मासूम बच्चे की इतनी बेरहमी से पिटाई, यह तो राक्षसी कार्य से प्रतीत होती है। एक छोटे से बच्चे को मारना ये कोई साधारण कार्य नहीं है, एक राक्षसी कार्य है। तत्पश्चात माँ उसे उठाकर ले जाती है। अंतिम सांस लेते हुए वह कौन, जेनको अपनी माँ से यह आश्वासन पाना चाहता है कि क्या भगवान स्वर्ग में उसे वायलिन देंगे। हर बच्चे को अपनी माँ पर सबसे अधिक विश्वास होता है, वह जो भी कहेगी वह सच होगा। यही भाव हम जेनको में भी देखते हैं।
तो कहानीकार ने जिनको के माध्यम से इस सत्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि हर बच्चे का सबसे अधिक भरोसा किस पर होता है? अपनी माँ पर होता है। वह माँ को सब कुछ मानता है, माँ को ईश्वर से भी बड़ा मानता है, और माँ जो कहती है बच्चा उसी को सच भी मानता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर इतना विश्वास करता है कि माँ यदि यह कहती है कि बच्चे को कि तुम खाना खा लो, नहीं तो अभी बाघ आ जाएगा, अभी शेर आ जाएगा, अभी भूत आ जाएगा, तो बच्चा क्या करता है? इस बात को सच मानकर डर से खाना खा लेता है। जबकि ना बाघ आने वाला है, ना शेर आने वाला है, ना ही भूत आने वाला है। लेकिन बच्चा का विश्वास किस पर है? माँ के ऊपर विश्वास है। जब बच्चा खाना नहीं खाता है और माँ उसे समझाती है कि देखो तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम जल्दी जल्दी कैसे बड़े बनोगे, तुम्हें जल्दी जल्दी बड़ा बनना है, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है, तो बच्चा इस बात को सुनता है और इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार भी करता है। बहुत बार माँ को झूठ भी बोलना पड़ता है ना अपने बच्चों के लिए, तो बच्चा माँ के इस झूठ को भी सच मानता है, और जब बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि माँ जो है झूठ बोलती थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपनी बात बता रही हूँ कि मेरा बेटा आज मुझसे क्या कहता है कि मम्मी तुम तो आधा से अधिक बात झूठ बोलती थी। तो मैं उससे यही कहती हूँ कि ये सारा झूठ तुम्हारे भले के लिए ही बोला जाता था, और दुनिया में जितनी मम्मी है, जितनी माएँ हैं, सब झूठ ही बोलती है, क्योंकि अगर वो झूठ ना बोले तो बच्चे को जो है उसकी बात कभी सुनेंगे ही नहीं, बच्चे मनमानी करेंगे। तो बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए माँ को तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, और माँ झूठ बोलती ही है, लेकिन उस झूठ में बच्चे की भलाई निहित होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को विश्वास किस पर है? माँ पर विश्वास है कि माँ जो भी कहेगी वही सत्य होगा। यहाँ पर जिनको भी यही करता है, जिनको भी अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या स्वर्ग में मुझे भगवान वायलिन देंगे, वह आश्वासन चाहता है कि यदि माँ हाँ कह देगी यानी सच में उसे वायलिन मिलेगा। और सच में क्या होता है? उसकी माँ कहती है कि हाँ ईश्वर तुम्हें वायलिन देंगे। और इस बात को सुनकर जिनको में एकदम इत्मीनान का भाव आ जाता है, वह निश्चिंत हो जाता है और बड़े ही निश्चिंतता के साथ वह मृत्यु को वरण करता है। नन्हा संगीतकार कहानी की चरम मार्मिकता हमें तब दिखाई देती है कि माँ जवाब में जेनको को कहती है हाँ मेरे बच्चे, और जेनको ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब माँ जेनको को यह कहती है कि हाँ मेरे बच्चे तुम्हें ईश्वर वायलिन देंगे, तो जेनको जो है बड़े निश्चिंत होकर के अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि जब माँ ने कहा है कि स्वर्ग में उसे ईश्वर वायलिन देंगे तो यह बात 100% सही है। तो यहाँ पर जिनको की जो यह बातें हैं ये अत्यंत मार्मिक हैं, ये हमारे हृदय को, हमारे मर्म को छूती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बेबस माँ की करुण गाथा को भी कहानीकार ने बड़े ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी में सिर्फ जिनको की करुण गाथा नहीं है, जिनको की माँ की भी करुण गाथा है, जिसके आंखों के सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार नन्हा संगीतकार कहानी जो है वो हेनरिक सेंकेविच की एक मार्मिक कहानी है। नन्हा संगीतकार कहानी की प्रत्येक घटना अत्यंत मार्मिक है, हमारे हृदय यानी मर्म को छूती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हेनरिक सेंकेविच की कहानी नन्हा संगीतकार एक मार्मिक कहानी है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्पष्ट किया कि नन्हा संगीतकार कहानी जो है एक मार्मिक कहानी है, क्योंकि इसकी प्रत्येक घटना, प्रत्येक शब्द जो है हमारे मर्म को छूती है, इसलिए यह मार्मिक कहानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।